हमारे चैनल में खुश आमदीद। चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। मौसम सरमा में हर तरफ ठंडी हवाएं चल रही थीं। इंतहाई शदीद सर्दी में हर किसी ने अपने आप को गर्म कपड़ों में लपेटा हुआ था। मैं स्कूल जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थी। अचानक ही मुझे किसी लड़की के चलाने की आवाज़ें आई, पकड़ो इसे पकड़ो। जब मैंने बस स्टॉप से आगे होकर देखा तो कोई फकीर चला रहा था और कह रहा है, वो मेरे पैसे चुरा के ले गया, इसे पकड़ो, चोर चोर। वहाँ पर सारे खड़े होकर यही बात सुन रहे थे, लेकिन कोई भी इस फकीर की मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा था। सब अपनी दुकानों पर और बाहर खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। जब मैं इस फकीर के पास गई तो उसने कहा, मेरी मदद करो, ये मेरे पैसे चुरा के भाग रहा है। लेकिन खुशकिस्मती से मेरे अब्बा अपने काम पर जाने के लिए जा रहे थे। जब मैंने अब्बा को देखा तो अब्बा को आवाज़ दी। जब अब्बा ने मेरी आवाज़ सुनी तो अपनी मोटर बाइक रोक ली। अब्बा परेशान होकर मेरे पास आए और कहा, तुम स्कूल नहीं गई? अभी स्कूल का तो टाइम हो गया है। तब मैंने अब्बा को बताया कि इसके पैसे कोई चोर चुरा कर ले गया है। तो अब्बा ने कहा, अब तो बहुत दूर चला गया होगा। मैंने अब्बा को बताया कि वो भी भाग कर गया है। तो अब्बा ने कहा, तुम यहाँ पर ठहरो, मैं अभी आ रहा हूँ। मैंने अब्बा को इसी रास्ते पर जाते देखा जहाँ से वो चोर भाग कर गया। थोड़ी ही देर में अब्बा वापस आ गए। जब अब्बा वापस आए तो इनके हाथों पे वही पैसे थे जो थोड़ी देर पहले चोर चुरा कर ले गया था। अब्बा को मुसीबत में पड़े लोगों की मदद करना बहुत पसंद था। अब्बा की ख्वाहिश थी कि वो पुलिस ऑफिसर बनकर हर मुसीबत में पड़े लोगों की मदद करे, लेकिन बदकिस्मती से वो पुलिस अफसर न बन पाए। लेकिन पुलिस ऑफिसर न बनने के बावजूद भी वो आज भी बिना सोचे समझे लोगों की मदद करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन अब्बा की दिली ख्वाहिश थी कि मैं पढ़ लिख कर एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर बनूं और उनकी तरह लोगों की मदद करूं। अब्बा ने फ़कीर के पैसे उसे दिए तो फ़कीर ने अब्बा को दुआएं दी। फिर हम वहाँ से चले आए। अब्बा ने मुझे स्कूल छोड़ा, फिर अपने काम पर चले गए। अगले दिन जब अब्बा काम से शाम को घर वापस आए तो परेशान थे। जब मैंने अब्बा को परेशान देखा तो मैंने अब्बा से परेशानी की वजह पूछी तो अब्बा ने कहा कि ज़माना बहुत ख़राब चल रहा है, इसलिए आज के बाद तुम स्कूल बस पर नहीं जाओगी। मैं परेशान हो गई कि अब्बा मुझे ऐसे क्यों कह रहे हैं। तो अब्बा ने बताया कि आज मैं जब काम से वापस आ रहा था तो मैंने कुछ लड़कों को लड़कियों को छेड़ते देखा। लड़कियां बस पर सवार होने के लिए खड़ी थी तो लड़कों ने लड़कियों को छेड़ना शुरू कर दिया। जब मैंने ये देखा तो मैंने उनकी मदद की। आज तो मैं वहाँ पर पहुँच गया था, लेकिन अगर ये ऐसा तुम्हारे साथ हुआ और खुदा न ख्वास्ता मैं वहाँ ना पहुँचा तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, इसलिए तुम आइंदा बस स्टॉप नहीं जाओगी। मैंने अब्बा को कहा, तो फिर मैं किसके साथ स्कूल जाऊँगी? तो अब्बा ने कहा, मैं भी उसी रास्ते से काम पर जाता हूँ, जाते जाते मैं तुम्हें छोड़ दूँगा और वापसी पर मैं दोपहर को छुट्टी के वक्त थोड़ी देर के लिए अपने ऑफिस से छुट्टी ले लूँगा। अगले दिन अब्बा मुझे अपने साथ ले गए। मैंने मैट्रिक कर लिया तो अब्बा ने मेरा कॉलेज में एडमिशन करवा दिया। कॉलेज घर से बहुत दूर था, रोज़ाना मुझे आने जाने में परेशानी न हो तो अब्बा ने मुझे हॉस्टल में रहने की इजाज़त दे दी। इसी तरह मैंने अपनी पढ़ाई का आगाज़ किया। एक दिन मैं हॉस्टल से घर वापस आई तो अब्बा को मैंने बिस्तर पर लेटे देखा। तो मैंने अब्बा से पूछा कि क्या हुआ है आपको? तो अब्बा ने कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ी सी सुस्ती चढ़ी है। अंदर जाकर जब मैंने अम्मा से पूछा कि अब्बा को क्या हुआ है तो अम्मा ने बताया कि तुम्हारे अब्बा को शुगर है। तो मैंने अम्मा से कहा, अम्मा आपने मुझे बताया क्यों नहीं? तो अम्मा ने कहा, तुम्हारे अब्बा ने मुझे मना कर दिया था तुम्हें बताने के लिए कि तुम अपनी पढ़ाई छोड़कर घर वापस आ जाओगी। तो मैंने अम्मा से कहा, अब मैं हॉस्टल में हूँ तो आप मुझसे बातें छुपाएंगी? अगर ऐसी ही बात है तो मैं घर में रहकर अपनी पढ़ाई मुकम्मल करूँगी। जब ये बात मैंने अब्बा को जाकर बताई तो अब्बा अम्मा पर गुस्सा होने लगे कि मैंने इसको बताने के लिए मना किया था। तो मैंने अब्बा को कहा कि अम्मा तो मुझे कुछ नहीं बताना चाह रही थी, ये तो मैंने अम्मा से ज़िद की कि बताएं मुझे क्या हुआ है। फिर जाकर अम्मा ने मुझे बताया। आपने तो मुझे बताया ही नहीं, झूठ बोला कि मुझे सुस्ती चढ़ी है। तो अब्बा ने कहा, मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊंगा, परेशान ना हो तो। मैंने अब्बा को कहा, हम किसी अच्छे डॉक्टर के पास आपका इलाज करवाएंगे और इंशाल्लाह आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। तो अब्बा ने कहा, हाँ ठीक है, मैं डॉक्टर से अपना इलाज करवा लूँगा, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं देकर अपनी पढ़ाई का नुकसान ना कर देना। तुम्हें पता है ना, तुमने मेरा हर ख्वाब पूरा करना है। याद है ना तुम्हें कि तुम्हें पुलिस ऑफिसर बनना है? तो मैंने अब्बा से कहा, अगर आपकी दुआएं मेरे साथ हैं तो एक न एक दिन मैं पुलिस ऑफिसर ज़रूर बनूंगी। तो अब्बा ने कहा, हाँ इंशाल्लाह, लेकिन इसके लिए पढ़ाई भी अहम है, यहाँ ज़्यादा देर ठहरने की ज़रूरत नहीं, तुम आज ही हॉस्टल चली जाओ। मैंने अब्बा से कहा, हाँ आज मैं नहीं जाऊँगी, आपकी तबीयत ख़राब है, मैं कल हॉस्टल चली जाऊँगी। लेकिन जब अब्बा ने बहुत इसरार किया तो मैंने उनसे कहा कि कल ज़रूर चली जाऊँगी। अगले दिन मैं हॉस्टल चले गई। एक दिन जब मैं क्लास में बैठकर अपना काम कर रही थी तो कॉलेज के प्रिंसिपल अचानक मेरी क्लास में आए और उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखकर कहा कि तुम्हारे अब्बा का इंतकाल हो गया है, अल्लाह ताला आपको सब्र अता फरमाए। मेरे पैरों के नीचे से जैसे ज़मीन निकल गई हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं।
मैं जब घर पहुंची तो अब्बा का जनाजा उठाने के लिए ढेरों लोग हमारे घर जमा हुए थे। अम्मा ने रो रो कर खुद को हलकान किया हुआ था। हमारे इस दुनिया में कोई अपना न था, अगर कोई था तो ताने मारने के लिए रिश्तेदार। अब्बा के इंतकाल के बाद मैंने ये बात ठान ली कि मैंने अब्बा का ख्वाब पूरा करना है। लेकिन पहले तो अब्बा घर पे हुआ करते थे तो अम्मा को कोई परेशानी नहीं होती थी, लेकिन अब जब अब्बा नहीं हैं तो मुझे परेशानी लगी थी कि अम्मा अकेली कैसे रहेंगी। तो अम्मा ने मुझे आकर कहा कि बेटी तो अपनी पढ़ाई पूरी करो, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, अगर मुझे परेशानी हुई तो मैं तुम्हें बता दूंगी। अब्बा के इंतकाल के बाद मैं हॉस्टल जाने लगी तो लोगों ने बातें बनानी शुरू कर दी। पहले तो लोगों ने कुछ नहीं बोला था, लेकिन जब अब्बा का इंतकाल हो गया तो हमारे रिश्तेदारों ने हम पे बातें बनाना शुरू कर दी। अम्मा को कहने लगे कि आपकी बेटी की कोई नौकरी नहीं लगने वाली, वो पुलिस ऑफिसर नहीं बन पाएगी, ये पढ़ाई तो टाइम ज़ाया करने वाली बात है, आप इसकी शादी कर दें ताकि ये हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारे। अम्मा ने जब ये सुना तो अम्मा ने रिश्तेदारों को कहा कि इसके अब्बा का ख्वाब है कि ये पुलिस ऑफिसर बने और मुझे उम्मीद है कि ये एक दिन पुलिस ऑफिसर ज़रूर बनेगी। रिश्तेदारों ने कहा कि आप बस वक्त ज़ाया कर रही हैं, अब तो आपकी बेटी की उम्र शादी की भी हो गई है, आप इसे पढ़ाकर इसका फ़ायदा नहीं बल्कि इसके होने वाले शौहर के लिए फ़ायदा कर रही हैं। अगर ये लड़का होता तो ज़रूर अपने अब्बा का ख्वाब पूरा करता, तो बात ही कुछ और होती, लेकिन ये तो लड़की है और लड़कियों की किस्मत में यही लिखा है कि उसे एक न एक दिन अपने मैके से ससुराल जाना पड़ता है। ये तो लड़कियों के नसीब हैं कि वो ज़्यादातर अपने माँ बाप के घर में नहीं रह सकती। आप बस इसकी शादी कर दें ताकि आपके सर से बेटी का फ़र्ज़ अदा हो जाए। तो अम्मा ने कहा मेरी बेटी मुझ पर बोझ नहीं, मैं इसकी शादी इसकी पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद और पुलिस ऑफिसर बनने के बाद करूँगी, और मैं अपनी बेटी की शादी उसकी रजामंदी के बगैर नहीं करूँगी। वक्त आने पर मैं खुद इसकी शादी कर दूँगी, अभी आपको फ़िक्रमंद रहने की कोई ज़रूरत नहीं। जब इन लोगों ने अम्मा की ज़ुबानी सुनी तो खामोशी से चले गए। जब इनका अम्मा को मेरी शादी के लिए रजामंद करने में कामयाबी नहीं मिली तो उन्होंने अलग अलग तरीके अपनाने शुरू कर दिए। कभी अम्मा को कुछ ताने देते और कभी कुछ। एक दिन मैं हॉस्टल में रह रही थी तो अम्मा ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि जल्द से जल्द घर आओ। इतनी जल्दी घर बुलाने की वजह से मैं डर गई कि कहीं तो कोई बात हुई है। जब मैं घर पहुंची तो अम्मा बहुत सख्त गुस्से में बैठी थी, मेरा इंतज़ार कर रही थी। जब मैं अम्मा को मिलने के लिए आगे हुई तो अम्मा पीछे हो गई। ये सब देखकर मैं हैरान रह गई कि कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर है जो अम्मा इतने गुस्से में है, क्योंकि आज तक जब मैं हॉस्टल से आती तो अम्मा मुझे देखकर बहुत खुश हो जाती, लेकिन इस बार वो मुझे गुस्से से देख रही थी। अच्छा तुम कॉलेज में क्या करती हो? तो मैंने अम्मा से कहा ये क्या बात हुई, मैं पढ़ाई करने जाती हूँ और पढ़ाई ही करती हूँ। अम्मा ने कहा तुम्हारे चचा ने मुझे बताया है कि तुम रात के लड़कों से मिलती हो। जब ये बात मैंने अम्मा के मुँह से सुनी तो मैंने अम्मा से कहा ये बात सरासर गलत है, मैंने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया जो आपकी इज्जत पर हर्फ आए। तो अम्मा ने कहा मुझे इस सवाल का जवाब दो कि तुम किसी लड़के से मिलती हो? तो मैंने अम्मा से कहा नहीं अम्मा, ये मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया है। तो अम्मा ने कहा मुझे तुम्हारे चचा से ये उम्मीद नहीं थी कि वो अपनी बात मनवाने के लिए इस हद तक पहुंच जाएंगे। अम्मा कह रही थी कि अगर ऐसी बात है तो मैंने लोगों की ज़्यादा बातें नहीं सुननी, पानी सर के ऊपर से गुजर गया है। आज तुम्हारे चचा ने ये इल्ज़ाम लगाया है, कल कोई और भी लगा सकता है। मैं तुम्हारी शादी करने वाली हूँ। तो मैंने अम्मा से कहा कि आप इनकी बातों पर गौर ना किया करें, मैं अब्बा का ख्वाब पूरा करना चाहती हूँ, तो अगर मेरी शादी हो गई तो मैं कैसे अब्बा का ख्वाब पूरा करूँगी? तो अम्मा ने कहा अगर तुम्हारे अब्बा ज़िंदा होते तो मुझे कोई परेशानी ना होती, मैं तुम्हारी शादी पुलिस ऑफिसर बनाकर ही करती। मुझे लेकिन तुम्हारे चचा ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं तो मैंने सोचा है कि मैं जल्द से जल्द तुम्हारी शादी कर दूँगी। यहाँ बात इज्जत पर आ गई है, मैं तुम्हें लोगों के बीच बदनाम होते नहीं देख सकती, लोगों के ताने सुनने के लिए नहीं छोड़ सकती। तुम्हें रजामंद होना ही होगा, अपने अब्बा के ख्वाब को छोड़ना होगा। अगर तुम्हारी किस्मत में हुआ तो तुम एक दिन पुलिस ऑफिसर ज़रूर बन जाओगे, अगर नहीं बन पाई तो अपना नसीब समझ लेना। मैंने अम्मा से कहा मेरे साथ ऐसा ना करें। तो अम्मा ने कहा मैं ये सब तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए ही कर रही हूँ, मैं तुम्हारी इज्जत पर कोई दाग धब्बा नहीं लगने दे सकती। मुझे पता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, लेकिन हमें वक्त से पहले सुधर जाना चाहिए। अम्मा ने मेरा रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया। घर में लड़के वाले आने शुरू हो गए। अम्मा को एक लड़का पसंद आ गया। लड़के का अपना कारोबार था, लड़के के घर वालों का रहन सहन भी बहुत अच्छा था, तो अम्मा ने उसके साथ मेरा रिश्ता कर दिया। जब ये बात मेरे चचा को पता चली तो वो फ़ौरन हमारे घर आए और अम्मा से कहा कि मैं आपकी बेटी का रिश्ता अपने बेटे के लिए लेने आया हूँ। वो मेरे घर पर तुम्हारी बेटी ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारेगी, मैं उसे अपनी बेटी बना कर रखूँगा। तो अम्मा ने कहा मैंने अपनी बेटी का रिश्ता कहीं और कर दिया है। तो वो गुस्से से उठकर हमारे घर से चले गए। अम्मा मुझसे कहने लगी जो इंसान अपनी बात मनवाने के लिए इतनी गिरी हुई हरकत कर सकता है उससे अच्छे की उम्मीद भी कैसे की जा सकती है। उसने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं उसे अपनी बेटी का रिश्ता दूंगी। मैं कैसे मान जाऊं कि मेरी बेटी उसके घर खुश रहेगी। अम्मा ने मेरी शादी धूमधाम से करने का फैसला किया।
जब मैंने अम्मा को रोका कि अम्मा आप मेरी शादी सादगी में करते, तो अम्मा ने कहा अगर तुम्हारे अब्बा जिंदा होते तो बहुत खुश होते। मैं उसकी कमी तो पूरी नहीं कर सकती, लेकिन उनकी ख्वाहिश को तो पूरा कर सकती हूँ। अम्मा ने मुझे जितना हो सका उससे बढ़कर जहेज दिया। बारात वाले दिन जब मेरे निकाह का वक्त आया तो अम्मा और मेरी आंखें आंसुओं से भर आईं और अब्बा की शदीद कमी महसूस होने लगी। जब मेरी रुखसती का वक्त आया तो मैं बार बार पलट कर अम्मा के गले जा लगी। जिंदगी में न जाने लड़कियों के साथ ऐसा क्यों होता है, जहाँ से रहन सहन और तालीम तरबियत सीखती हैं, एक दिन वहीं बाबल की चौखट छोड़नी पड़ जाती है। वो इनका घर होता ही नहीं, असल घर तो इनका ससुराल का घर होता है। शादी के बाद मेरा शौहर मुझे बहुत प्यार करता था। सास और ससुर भी बहुत अच्छे थे। मेरी हर चीज़ का अम्मा और अब्बा की तरह ख्याल रखते थे, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देते थे। तो मैंने सोचा कि मैं एक बार इनसे अपनी पढ़ाई के बारे में कह कर देखूं, हो सकता है वो मुझे आगे पढ़ने की इजाज़त दे दें। जब ये बात मैंने अपने शौहर से की कि मैं आगे की पढ़ाई करना चाहती हूँ, तो मेरे शौहर ने कहा कि तुम्हें किस चीज़ की कमी है। तो मैंने उनसे कहा कि मैं सिर्फ अपने अब्बा का ख्वाब पूरा करना चाहती हूँ। तो मेरे शौहर ने कहा जाने वाले चले गए, छोड़ो ये पढ़ाई, तुम मेरे साथ साथ मेरा बिज़नेस ज्वाइन कर लो। तो मैंने उनसे कहा कि मेरा और मेरे अब्बा का ख्वाब था कि मैं एक पुलिस ऑफिसर बनूँ। तो मेरे शौहर ने कहा मैं तुम्हें पुलिस ऑफिसर बनने के लिए इजाज़त नहीं दूंगा। मेरी इज्जत ये गवारा नहीं करती कि मेरी बीवी कहीं भी जाकर पुलिस ऑफिसर की नौकरी करे। मेरा इस दुनिया में जगह जगह नाम है, इज्जत है। मैं अपनी इज्जत को मिट्टी में मिलता हुआ नहीं देख सकता। तुम घर बैठकर अपनी सास के कामों में हाथ बटाओ और अगर किसी भी चीज़ की कमी है तो मुझे बताओ और मैं तुम्हारी हर कमी पूरी करूँगा। तो मैंने कहा मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं, बस ख्वाहिश है कि मैं पुलिस ऑफिसर बनूँ। तो मेरे शौहर ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। ये कहकर मेरा शौहर काम पर चला गया। अपने शौहर के जवाबात सुन के मुझे हैरानी हुई, क्योंकि मुझे अपने शौहर से ऐसे जवाब की तवक्को नहीं थी। पहले तो हमारे रिश्तेदार अब्बा का ख्वाब पूरा करने में दरार पड़ गए थे, लेकिन अब वही दरार मेरा अपना खुद का शौहर बन रहा है। अब्बा का ख्वाब अब अधूरा रह गया था, क्योंकि अब्बा का ख्वाब पूरा करने के लिए एक यही उम्मीद बाकी थी और वो भी टूट गई। लेकिन कुछ दिनों में मेरा शौहर मुझसे उखड़ा उखड़ा सा रहने लगा और परेशान सा नज़र आने लगा। मैंने सोचा कि शायद ज़्यादा काम करने की वजह से उखड़े उखड़े से हैं, लेकिन दिन ब दिन गुजरते गए मेरा शौहर मुझसे लड़ाई करने लग गया। हर वक्त मुझे किसी न किसी वजह से टोकता। एक दिन मेरे शौहर की कंपनी में पार्टी थी, क्योंकि मेरा शौहर बिजनेसमैन था। मैं भी उसके साथ बिजनेस की पार्टी में गई तो एक हसीन लड़की मेरे शौहर के पास आई। तो मेरा शौहर भी उसकी कमर पर हाथ रखे उसके साथ डांस करने लगा। मुझे बहुत गुस्सा आया जब अचानक शौहर का बिजनेस पार्टनर भी ज़बरदस्ती मेरे साथ डांस करने लगा। मैं समझी कि ये देखकर मेरा शौहर मुझ पर गुस्सा करेगा, पर वो तो बहुत खुश था। लेकिन अगले दिन ही घबरा कर बोला मुझसे गुनाह हो गया तो जल्दी से मैके चली जा, वरना सज़ा तू उठाएगी। शौहर रो रहा था। मैं फ़ौरन मैके चली गई, पर जो ही मैके में कदम रखा सब रोते हुए कमरे की तरफ इशारा करने लगे। मैं डरते डरते कमरे में गई तो दिल बंद होने लगा कि कल पार्टी में जो लड़की थी वो मेरे मैके में आई हुई थी और अम्मा बेड पर लेटी हुई थी। तो जब मैं कमरे में दाखिल हुई तो अम्मा ने इस लड़की से कहा मेरी बेटी को पता नहीं चलना चाहिए, ये बात तुम्हारे और मेरे बीच में ही रहनी चाहिए, उसे कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। जब मैं कमरे में दाखिल हुई तो अम्मा अचानक चुप हो गई। तो मैंने इस लड़की से पूछा कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं और आपका मेरी अम्मा के घर का पता किसने बताया। तो इस लड़की ने कहा कि आपके शौहर ने मुझे बताया था कि मेरी सास की तबीयत ख़राब हो गई है और आप एक डॉक्टर को लेकर मेरे ससुराल चले जाओ, और घर का पता भी आपके शौहर ने मुझे बताया। तो मैंने उससे पूछा कि डॉक्टर कहाँ हैं। तो उसने कहा जी डॉक्टर अभी चेकअप करके चले गए हैं। तो मैंने उससे कहा फिर आप यहाँ पर क्यों बैठी हैं, आप भी जाएं। तो उस लड़की ने कहा कि आपके शौहर ने मुझे कहा था कि जब तक इसकी तबीयत ठीक नहीं होती आप इनके पास ही रहना। तो मैंने उसे कहा कि अब तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ, आप जा सकती हैं। तो वो लड़की वहाँ से चले गई। मैंने अम्मी से कहा ये बाहर सब रो क्यों रहे हैं। तो अम्मा ने बताया कि मेरी तबीयत रात को थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बस इस वजह से ख्वामख्वाह रो रहे हैं। तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे चचा कैसे हैं, कैसे नाटक करते रहते हैं, तुम इन पर गौर ना करो। मुझे अभी तक ये बात हजम नहीं हो रही थी कि माँ कौन सी बात मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही हैं, वो कौन सी बात है जो इस लड़की को बताने से मना कर रही हैं। लेकिन अम्मा की तबीयत ख़राब देखकर मैंने अम्मा से मज़ीद सवाल नहीं किए। मैंने इनको कहा कि आप आराम करें। जब तक अम्मा की तबीयत ठीक नहीं हुई फिर मैं अपने मैके ही रही। जब अम्मा की तबीयत ठीक हो गई तो मैं अपने घर चली गई। जब मैं वहाँ पहुँची तो मुझे अपने शौहर के कहे हुए अल्फाज याद आए जो मेरे शौहर ने कहे थे कि मुझसे गुनाह हो गया है, ऐसा ना हो कि मेरे गुनाहों की सज़ा तुम्हें मिले। मैंने अपने शौहर से पूछा कि आप किस गुनाह की बात कर रहे थे। मुझे तो मेरे शौहर ने कहा कि आपकी अम्मा ने नहीं बताया। तो मैंने उनसे कहा नहीं, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, आप बताएं। तो मेरे शौहर ने कहा कि आपकी अम्मा की तबीयत ख़राब हो गई थी तो आप घर पर थी, मुझे इस दिन रात को ही पता चल गया था। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, इसी वजह से मैंने तुम्हें सुबह बताया, इसी गुनाह की बात कर रहा था।
मेरे शौहर ने जिस लहजे में ये अल्फाज कहे थे तो मुझे शक हो गया कि मेरा शौहर मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त तो मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने ये बात ठान ली थी कि सच्चाई का पता लगा कर ही रहूंगी। मेरा शौहर अब तो मेरे सास ससुर के साथ भी गुस्से से बात करने लग गया। मेरी सास मुझसे आकर पूछती कि तुम दोनों के दरमियान कोई लड़ाई हुई है, तो मैंने उनसे कहा कि नहीं। तो मेरी सास ने कहा, अगर तुम दोनों के दरमियान लड़ाई नहीं हुई तो ये हर वक्त इतने गुस्से में और परेशान क्यों दिखाई देता है। तो मैंने उनसे कहा, कोई काम की परेशानी होगी। अम्मा को भी मैं जब कॉल करती तो शोर की आवाज़ सुनाई देती, ऐसा लगता कि अम्मा कहीं बाहर हैं। मैं जब अम्मा से पूछती कि आप कहाँ हैं, तो अम्मा कहती मैं घर में हूँ। मैं परेशान थी कि अम्मा ने मुझसे झूठ क्यों बोला, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ दिनों के लिए अब अम्मा के घर चली जाती हूँ। तो मैंने अपने शौहर से पूछा तो वो जल्दी से राज़ी हो गए और मुझे इजाज़त दे दी। जब मैं घर पहुँची तो अम्मा घर पर नहीं थी। थोड़ी देर बाद अम्मा मुझे रिक्शे से उतरती हुई नजर आईं। जब मैंने अम्मा से पूछा कि आप कहाँ गई थे, तो अम्मा ने कहा दवाइयाँ ख़त्म हो गई थी तो दवाई लेने गई थी। जब अम्मा ने मेरे पास कुछ सामान देखा तो अम्मा हैरान रह गई, क्या तुम अपना सामान क्यों साथ लेकर आई हो। तो मैंने अम्मा से कहा, मैं आपके घर कुछ दिनों के लिए रहने आई हूँ। तो अम्मा घबरा कर बोली कि कुछ दिनों पहले ही तो तुम अपने मैके आई थी। तो मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा अब मैं आपके घर नहीं आ सकती। तो अम्मा ने कहा, तुम्हारा घर है, जब मर्जी आओ। मैं तो ये कह रही थी कि बार बार अपने मैके के घर भी रहना अच्छी सोहबत नहीं। हम दोनों घर के अंदर चले गए। अगले दिन जब अम्मा कुछ सामान लेने बाहर गई तो मुझे यकीन था कि अम्मा किसी न किसी से मिलने जाएंगी। तो मैंने भी अम्मा का पीछा किया। अम्मा एक ढाबे पर रुकी। अचानक मैंने उसी लड़की को गाड़ी से उतरते देखा तो मैं चौंक गई कि ये लड़की अम्मा से क्यों मिलने आई है। जब थोड़ा आगे होकर मैंने उनकी बातें सुनी तो इस लड़की ने कहा कि आपने अभी तक अपनी बेटी को सब क्यों नहीं बताया। तो मेरी अम्मा ने कहा, मैं बता दूंगी 2-3 दिनों में, मुझे थोड़ा वक्त दो। जब मैंने ये सुना तो मैं अम्मा और इस लड़की के सामने आ गई और उनसे कहा, मुझे बताएं क्या बात है। अम्मा ने कहा, घर चलकर बात करते हैं। मैंने अम्मा से कहा, नहीं मुझे अभी बताएं। तो अम्मा ने कहा, यहाँ बताना मुनासिब नहीं, घर चलकर बात करते हैं। हम तीनों इस लड़की की गाड़ी में बैठ गए। जब हम घर पहुँचे तो मैंने अम्मा से कहा, बताओ कौन सी मुझसे बात छुपा रही हैं। तो अम्मा ने कहा, अगर हिम्मत है तो सुनो, ये जो लड़की जो तुम्हारे सामने खड़ी है और बार बार मुझसे मिलने आती है, इसके साथ तुम्हारे शौहर का चक्कर चल रहा था। इसकी नाजायज़ हरकतों की वजह से जब ये हामला हुई तो तुम्हारे शौहर ने इसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया और उसे ठुकरा दिया। तो ये मेरे पास आई कि आप अपनी बेटी को समझाएं कि वो उससे रिश्ता तोड़ दे, क्योंकि ये हामला है और इसकी माँ बाप भी नहीं है, तो इस वक्त इसका कौन साथ देगा। तो इस लड़की ने मुझे आकर कहा, जब उसने मुझे बताया था तो मेरा दिल ऐसा कर रहा था कि उसे घर से निकाल फेंकूं, लेकिन मैं भी एक माँ हूँ, एक औरत ही हूँ, एक औरत का दर्द समझ सकती हूँ। मुझे उसी दिन ही पता चल गया था जब इस रात तबीयत ख़राब हुई थी और ये बात तुम्हारे शौहर को भी पता थी कि ये लड़की मेरे पास आई है। इस लड़की ने कहा कि तुम्हें तो कोई और लड़का मिल जाएगा, लेकिन मैं हामला हूँ। मेरी सच्चाई जानने के बाद कोई शख्स मुझसे कैसे शादी करेगा। आपकी तो तलाक हो जाएगी, अभी अच्छी खासी पड़ी हुई हैं, आपसे कोई भी शख्स शादी करने के लिए रजामंद हो जाएगा। जब ये बात उसने मुझसे कही और जब मैंने ये सुना तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, तो मैं अपने कमरे में चले गई। थोड़ी देर बाद जब मैं अपने कमरे से बाहर निकली तो मैंने ये फैसला किया कि मैं अपने शौहर से पूछूंगी कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है, किस चीज़ की कमी दी है मैंने। जब मैं अपने ससुराल पहुंची तो मेरा शौहर वहाँ पर नहीं था, ऑफिस गया हुआ था। जब शाम को घर आया तो मुझे देखकर हैरान रह गया कि अचानक मैं वापस कैसे आ गई। तो मुझसे पूछा कि अचानक वापस कैसे आ गई हो, कल ही तो गई थी तुमने तो कहा था कि 2 दिन रहूंगी। तो मैंने उससे कहा कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो मेरे शौहर ने कहा, मैंने क्या किया है। मैंने उससे कहा कि तुम्हें अच्छी तरह पता है कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। तुम्हारा किसी और लड़की के साथ चक्कर चल रहा था और अब जबकि वो हामला हो गई तो तुमने उसका साथ छोड़ दिया, अपनी बीवी होते हुए भी इस औरत के साथ नाजायज़ ताल्लुकात रखे। तो मेरे शौहर ने कहा, मैंने किसी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात नहीं रखे, वो लड़की झूठ बोल रही है। तो मैंने उससे कहा कि वो लड़की अपनी इज्जत पर इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती है, झूठ तो आप बोल रहे हैं। तो मेरा शौहर हैरान हो गया और मुझसे घबराते हुए कहा कि तुम्हें कैसे पता चला। तो मैंने उससे कहा कि वो लड़की मेरे पास आई थी दरख्वास्त लेकर कि मैं तुम्हें छोड़ दूं, तुम बताओ सच्चाई क्या है। तो मेरे शौहर ने कहा, अनजाने में मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है और इसकी सज़ा मैं अब तक उठा रहा हूँ। तो मैंने उससे कहा कि तुम्हें कौन सी सज़ा मिल गई है। सज़ा तो इस लड़की को मिली है, अब वो हामला है, अब उनसे कौन शादी करेगा। इसकी सच्चाई जानने के बावजूद ही तो मेरे शौहर ने कहा कि मुझे इस मुसीबत से निकलने का कोई रास्ता बताओ। तो मैंने अपने शौहर से कहा कि मैं तुम्हें इस मुसीबत का हल बताऊं, तुम सोच भी नहीं सकते इस लड़की के साथ कितना जुल्म हुआ है। ये कहकर मैं चली गई। अगले दिन जब सुबह हुई तो मैंने अपने शौहर से कहा कि इस लड़की का घर का पता मुझे बताओ। तो मेरे शौहर ने मुझसे कहा कि तुम इस लड़की का पता क्यों जानना चाहती हो।
تو मैंने उससे कहा मुझे बस इसका पता चाहिए, आगे कोई सवाल नहीं। तो मेरे शौहर ने कहा हाँ अच्छा मैं देता हूँ। मेरे शौहर ने मुझे इस लड़की का पता दे दिया। जब मैं इस लड़की के घर गई तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। इसके घर में छोटे छोटे नन्हे बच्चे थे, छोटे से। वो अपने साथ साथ इन बच्चों को भी पेट भर रही थी। वो लड़की मेरे पास आई। मैंने उससे कहा कि मुझे तुमसे बात करनी है। तो वो मुझे एक कमरे में ले गई। मैंने उससे पूछा कि ये बच्चे यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो उसने कहा कि इनका कोई नहीं, तो मैं इनकी थोड़ी बहुत मदद कर देती हूँ। इनको अपने बहन भाइयों जैसे समझकर इनकी मदद करती रहती हूँ। तो मैंने उससे कहा कि तुम्हारा अपना बच्चा भी पैदा होगा, इनमें शामिल हो जाएगा तो किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा, किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरे शौहर से शादी करने की ज़रूरत नहीं तुम्हें। तो इस लड़की ने मुझे कहा कि इन सब के माँ बाप नहीं हैं। इनकी ज़िंदगी जितनी अजियत में गुजर रही है ये सिर्फ मैं ही जान सकती हूँ। तो मैं अपने बच्चे को भी ऐसी असीबत में ज़िंदगी गुजारता नहीं देख सकती। तो मैंने उससे कहा कि मैं कैसे मान लूँ कि तुम एक अच्छी लड़की हो सकता है तुम इन बच्चों को इकट्ठा करके किसी को बेच देती होगी। मैं कैसे मानूं कि तुम इन बच्चों की परवरिश कर रही हो। आज की लड़कियां चंद पैसों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होती हैं, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होती हैं, बल्कि वो तो मौके की तलाश में होती हैं कि कोई अमीर ज़्यादा उनके हाथ लगे और उससे पैसे बटोरे जा सकें। हो सकता है कि तुम भी उनमें से एक हो। तो इस लड़की ने कहा कि आप मेरी इज्जत पर बात कर रही हैं, ज़रा सोच समझ कर बोलिए। हम गरीब तो हैं, तो इसका क्या मतलब कि कुछ भी बोलेंगी। ज़रूर अपने शौहर की गलतियां छुपाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही होंगी आप, लेकिन वो नहीं बच सकता। अगर आप मेरी मदद नहीं करना चाहती तो आपको किसी के बारे में ऐसा करने का कोई हक नहीं। आप अमीर होंगी तो कुछ भी कहेंगी। असल में अमीर लोग घर तो बड़ा बना लेते हैं, वो कभी बड़ा हासिल कर लेते हैं, लेकिन उनके दिल बहुत छोटे होते हैं। वो इंसानियत को नहीं पहचानते। मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई कि मैंने तुमसे मदद की तवक्को रखी कि आप औरत हैं और अब मेरी बात को समझेंगी। एक औरत ही औरत के काम आती है। आप मेहरबानी करके यहाँ से चले जाएं। मैं घर आ गई। मुझे इतना यकीन हो गया था कि वो एक अच्छी लड़की है और मेरे शौहर ने उसके साथ बहुत बुरा किया है। शाम को जब मेरे शौहर घर आए तो मैंने उनसे कहा कि तुम्हें इस लड़की और मुझ में से किसी एक को चुनना होगा, और मैं चाहती हूँ कि तुम इस लड़की को चुन लो क्योंकि वो हामला है और इस लड़की को तुम्हारा नाम, इस बच्चे को नाम चाहिए, एक अब्बा का प्यार मिल जाएगा। तो मेरे शौहर ने कहा उसे तो एक शौहर और बच्चे को बाप मिल जाएगा और तुम्हारा क्या होगा। मैंने कहा कि मैं भी दूसरी शादी कर लूँगी। मैंने उससे कहा कि इस लड़की को जाकर बता दो कि तुम मुझसे शादी कर रहे हो ताकि वो खुश हो जाए। तो मेरे शौहर ने कहा कि मैं अम्मा अब्बा से क्या कहूँगा। तो मैंने उससे कहा कि तुम कह देना कि मैंने ही उससे तलाक मांगी है। मेरे शौहर ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, ये मेरी गलती है और मैं ही इसका कफ़ारा अदा करूँगा। गलती मेरी है, सज़ा तुम क्यों उठाओ। तो मैंने उससे कहा हाँ, इस दिन आपने मुझे सच ही कहा था कि तुम जल्दी से मैके चली जाओ, ऐसा ना हो कि मेरे गुनाहों का बोझ तुम्हें उठाना पड़े। ये कहकर मैं चले गई। मेरा शौहर उस लड़की को घर ले आया, लेकिन मेरे सास ससुर ने कहा कि हम अपनी बहू के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। अगर तुमने हमारी बहू को छोड़ा तो इसके साथ साथ हमें भी छोड़ना होगा, फिर कर लेना सुकून से शादी। गलती तुमने की है और सज़ा भी तुम्हें ही मिलेगी। मेरे शौहर ने मुझसे आकर कहा कि अगर तुम चाहती हो कि मैं उसके साथ शादी कर लूँ तो तुम्हें भी मेरे साथ रहना होगा। मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। मेरे साथ रहने के लिए तुम्हारी क्या शर्त है। तो मैंने उससे कहा कि मुझे आपके साथ नहीं रहना। अम्मा अब्बा का क्या है, वो बस थोड़े से नाराज़ होंगे, देखना वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे। तो मेरे शौहर ने कहा कि अगर वो ठीक भी हो गए तो मैं आपको तलाक नहीं दूंगा। आप मेरे साथ रहकर अपने अब्बा का ख्वाब पूरा करो और मुझे ये भी यकीन है कि तुम एक दिन पुलिस ऑफिसर बन जाओगी। मैंने उसे कहा कि वो लड़की मुझे एक छत के नीचे बर्दाश्त नहीं करेगी। तो वो लड़की मेरे पास आई और कहने लगी कि आप अपना घर छोड़कर ना जाएं, प्लीज़ यहाँ पर रुक जाएं, हमारे साथ ही रहें। तो मैंने उनकी बात मान ली। मेरे शौहर ने इस लड़की से शादी कर ली। जब ये बात अम्मा को पता चली कि मेरा शौहर दूसरी शादी करने वाला है, वो आई और मुझसे आकर कहने लगी कि तुम यहाँ पर एक मिनट भी नहीं रुकोगी, मेरे साथ चलो। मेरी सास ने मेरी माँ को कहा कि हमें माफ़ कर दो, हमें ऐसे वक्त का अंदाज़ा नहीं था आप हमारी बहू को यहाँ से लेकर ना जाएं। मैंने भी अम्मा से कहा माँ मैंने नहीं आना, मैं यहाँ पर खुश हूँ। जब मैंने अम्मा से ये कहा तो अम्मा चुप हो गई। अम्मा खामोशी से घर चली गई। अगले दिन मैंने अपनी पढ़ाई शुरू करने के लिए कॉलेज में एडमिशन ले लिया और दिल लगाकर पढ़ाई करने लगी और मैं अल्लाह के फजल करम से पुलिस ऑफिसर बन गई। और मुझे यकीन है कि मेरे अब्बा की रूह मुझे पुलिस ऑफिसर बनता देखकर खुश हुई होगी। मेरे शौहर की दूसरी बीवी का बेटा पैदा हुआ तो घर में रौनक छा गई। इस तरह पूरा ख़ानदान हंसी खुशी रहने लगा। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।